नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज दिन भर मार्केट मिहिर एक ही लेवल को देखता रहा और सभी ट्रेडर्स की निगाह वो थी 9600 पे। वही टेस्ट भी हुआ थोड़ी देर पहले ही। हालांकि सिर्फ एक अंक से ही उस 9600 के लेवल को टेस्ट करवाया गया, लेकिन उसके बाद वापस उस रेंज के ऊपर आके बना हुआ है। लेकिन आज मिहिर एक कह सकते हैं डाटा को देख के थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट सरकारी बैंकों में हुई है। वित्त मंत्री की तरफ से आज उम्मीद कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग बयान आना चाहिए था। देखिए, एक्चुअली क्या है, जो मार्केट की प्रॉब्लम इस समय है वो ये है कि चलिए ठीक है, अब सरकार कह रही है कि जो सरकारी बैंक है उसका विलय जल्दी किया जाएगा। आप विलय कर भी देंगे, लेकिन उसमें होगा क्या कि जिस किसी मजबूत बैंक जिसकी बैलेंस शीट मजबूत है उसके पाले में एक एक दो कमज़ोर बैंक है, दे देंगे। हाँ। यानी उसकी बैलेंस शीट जो है उस पर भी हिट होगा और जो कमज़ोर है वो तो कमज़ोर रहेंगे। और यही आप देखिए ना, आज आप बैंकिंग स्पेस को देखिए, जो नुकसान देखने को मिला है वो आया कहाँ से है। वो पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है वो ड्रैग कर रहा है बैंक्स को। तो आज पूरी तरह से यहाँ पे देखा कि कमज़ोर हमने आते हुए देखा है। शुरुआत में ही पहले आप अरुण जेटली का आज एक बयान सुन लीजिए, उसके बाजार की हम चर्चा करेंगे। ये बयान नहीं, बाजार की तस्वीर आज बदल सकता था, लेकिन इसी नहीं, आज थोड़ा सा कमजोरी भी दी है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Consolidation of banks was not on the agenda as far as this present meeting is concerned, but I can tell you we are actively working in that direction. I can't give you further details because some of these details are price sensitive, but you can take it that there is a movement going on in that direction. I have already made the position concerned that states which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. देखिए, ये जो बयान है ना, ये अपने आप में बड़ा रोचक बयान है। कि मतलब इनडायरेक्टली सरकार ये कह रही है कि भाई आप एक राज्य सरकार है, वो किसानों की कर्ज माफ़ी करना चाहती है, ये उनका सरदर्द है, हम नहीं देंगे पैसे। तभी उन्होंने कहा कि एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट आई हैव नथिंग मोर टू से। लेकिन जो प्रॉब्लम है इसमें वो ये है कि पैसा चाहे सरकार दे, अब वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, लेकिन जो कर्ज बांटा हुआ है ना, वो बैंकों ने बांटा हुआ है, उसमें बैंक्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। तो वही आप देखिए ना, बैंकिंग स्पेस के लिए आप दिन भर का न्यूज़ फ्लो देखिए, तो वो जहां हम सुबह बात कर रहे थे कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है, दरअसल वही इस समय अंडर परफॉर्मर हो गया। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओबीसी पे आज F&O कर्व था, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर 4% नीचे है। अभी ये इंट्राडे लो पे आ चुका है। एक बार ओबीसी दिखाइए। देश का दूसरा बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ये इस समय करीब 3% नीचे आ गया है। ये सभी सरकारी बैंक इस समय दिन के निचले स्तरों पर है। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी के अंदर गिरावट 3% से ज़्यादा की है। बाजार ने भले ही 9600 अदर रीजंस, अदर वजह से बचा रहा हो, लेकिन बैंकिंग का कोई सपोर्ट नहीं है। आज बैंक एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन उसने किया नेगेटिव। तो ये देखना होगा ये और कितना डैमेज निफ्टी को पहुंचा सकता है। इसी एक घंटे में काफ़ी हद तक इसकी तस्वीर खिंच जाएगी। लेकिन इसके अलावा मीर आज और देख लेते हैं मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ। आज वैसे बाजार अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से सीमित दायरे में ही दिख रहा है, अगर 9600 वाले लेवल्स को आप कंट्रोल करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज विक्स वापस 4-4.5% ऊपर आ गया, तो ये बिल्कुल बाजार के कॉन्टेरियन चलता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्ड, यानी कि ताज़ा बिकवाली हुई है। आज फ्रेश शॉर्टिंग हुई है इसके अंदर, तो दोनों के अंदर ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आईटी का आज गिरावट थोड़ी थम गई है। आज आईटी के अंदर गिरावट नहीं है, लेकिन ज़्यादा गिरावट आज सरकारी बैंकों में है, जिसने आज पूरी तरह से कमजोरी दी है। और जैसे हम विक्स की बात बोल रहे थे मीर, विक्स अब 4% ऊपर आ चुका। बिल्कुल, तो ये देखिए ना, अब ये आपकी बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी, गिरता हुआ इंडेक्स, गिरती हुई बैंकिंग का सपोर्ट ना होना, कमजोरी, ये एटलीस्ट आज के लिए क्लोजिंग से पहले बहुत अच्छा संकेत नहीं बनता है। और 9600 के नीचे क्लोजिंग इज समथिंग जो मार्केट को नहीं चाहिए इस समय। बिल्कुल। चलिए, दो खास मेहमान इस बीच में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष कुकरेजा, जिनसे हम लगातार फंडामेंटली ये समझते रहते हैं कि बाजार के अंदर हमको करना क्या है, और थोड़ी देर में हमारे साथ हेमंत भी जुड़ जाएंगे, जिनसे हम ये समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर वो कैसे देख रहे हैं। पहले तो आशीष, शुक्रिया। ये आज बैंक को लेकर काफ़ी उम्मीद थी, बाजार आज सुबह से नोटिस कर रहा था, और अगर आज अच्छा बयान, स्ट्रॉन्ग बयान आ जाता है एनपीएस को लेकर, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। ये हमको और वेट करना पड़ेगा क्या बैंकिंग एनपीएस को स्ट्रॉन्ग बयान के लिए? और यही कारण तो नहीं है बैंक जो टूट रहे हैं बाजार को और नीचे ले जाएं?
देखिए बिल्कुल प्रेशर तो यहाँ से बढ़ ही रहा है, और ये एक ऐसा प्रोबेबली सेगमेंट था जहाँ पे खराब दिनों पे थोड़ी सपोर्ट मिल जाती थी कभी कभी, लेकिन आज थोड़ा तकलीफ का माहौल है। देखिए आज से कुछ साल पहले डिम्पी जब इस पूरे प्रॉब्लम की बात किया करते थे तो लिटरली बोलते थे कि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, जब बाहर आएगा तो पता नहीं कहाँ कितना लेके डूबेगा इस मार्केट को। अब उस स्कैम से सरकार ने हमें बचा लिया है, धीरे 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 करके उससे हमारी इकोनॉमी को और हमारे स्ट्रक्चर को बाहर निकाल रही है। तो टाइम तो बहुत लगेगा, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। आप ये मीटिंग्स को जितना मर्जी पर्सपेक्टिव में ले लीजिए, इसको बहुत समय लगने वाला है, ये ओवरनाइट ठीक होने वाली चीज नहीं है। अब एक एक सेक्टर को पकड़ना पड़ेगा, एक एक कंपनी को पकड़ना पड़ेगा, हर चीज को समझ के पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा। आज का जो तकलीफ माहौल है वो यही है, जो थोड़ा बहुत अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे जो वित्त मंत्री जी ने बोला कि ये मर्जर के बारे में बात करी। अब छोटे बैंक्स के लिए अच्छा है, अब बड़े बैंक्स में जब छोटे बैंक जो खराब बैंक हैं वो जब जाएंगे तो उनकी बुक्स खराब करेंगे, इसमें रॉकेट साइंस क्या है। तो वो बैंक्स आज नीचे हैं और लेने में आप ले लीजिए छोटे बैंक, सिंडिकेट बैंक लीजिए और दूसरे बैंक देखिए जहाँ पे आपको मालूम है कि ये तो बैंक पक्का सरवाइव नहीं करेंगे, बड़े बैंक्स में मर्ज होंगे। एक बैंक मिहिर आपको मैं दिखाऊं, IOB जो कंसोलिडेशन की बात चल रही है ना, सेकंड फेज कंसोलिडेशन, ये अब हरे निशान में है। सिर्फ इकलौता सरकारी बैंक छोटों में भी यही है जो सिर्फ हरे निशान में है, क्योंकि कंसोलिडेशन का दूसरा सेगमेंट अगर शुरू होता है SBI के सभी सब्सिट्यूट के मर्जर के बाद, वो IOB पे आके सुई घूम रही है कि ये शायद किसी सदर्न इंडिया के बैंक के साथ, बड़े बैंक के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए। IOB ये हो सकता है जून के एंड में भी आ जाए, सिर्फ ये हरे निशान में है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये इसकी बढ़त से कोई मरहम लगने वाला है नहीं लगेगा। बिल्कुल 9600 फिर से एक बार अभी टेस्ट हुआ है और इस फॉल को लीड कर रहे हैं बैंक्स। एक बार निफ्टी बैंक को देखिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखिए। हमारे साथ हेमंत ठुकराल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब आप देखिए, लग रहा था ऐसा कि बैंक्स माइट बी अ सेवियर इस हफ्ते के लिए, या फिर निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है, बट ये प्रॉब्लम जो है वो PSU बैंक्स में है, सरकारी बैंक्स में है। आज भी न्यूज़ फ्लो अच्छा नहीं है यहाँ पर। हेमंत, अब क्या करना चाहिए? 9600 दो बार टेस्ट हुआ है। देखिए मीर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मार्केट में कोई रिवर्सल देखने को, जिसको हम चाहते थे कि रिवर्सल आए, या जिसकी आदत सी पड़ गई है कि सुबह खुलकर वापस रिवर्सल आता है, वैसा आज नहीं हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज 97 के अंदर कॉल राइटर्स लगातार जुड़े हैं और 96 पे भी आज कॉल राइटर्स शिफ्ट हुए हैं। तो मेरे ख्याल बहुत ही अहम हो गया है आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग, क्योंकि बाजार अगर 9550, 9560 जो एक बेस बना रहा है उसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि फिर बाजार एक बार 9430 तक भी स्लिप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल 9550 या 9560 टू बी वेरी प्रिसाइज एक स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए अगर हम लॉन्ग है मार्केट में, या जैसे मैं सलाह देता आया हूं कि हर डिप पे बाय कीजिए, तो उसका 9560 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। उसके नीचे जाएगा तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। और दूसरा चिंता का विषय यह है कि जैसे आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, जबकि वो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स था, तो ये भी थोड़ा आज एक देखना पड़ेगा कि किस तरह आज फाइनली पोजीशंस रहती हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरा अंदाजा ऐसा था कि 23450 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ये भी बहुत क्रूशियल लेवल के आसपास आ गया है। बिल्कुल, आज वैसे भी आप देखिए टिपिकल जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं उससे अगर आप देखेंगे ना, निफ्टी देखिए 9600 या फिर उसके नीचे है, दिन के सबसे निचले लेवल पर। जैसे हिम्मत ने खुद कहा, जो निफ्टी बैंक है वो उस लेवल के नीचे है जहां आज एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि जिसे टेस्ट करेगा। और की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर आप देखेंगे, हैवी वेट्स को, जो कि देखिए एक तो बैंक्स का नुकसान है, दूसरा मार्केट का सेंटिमेंट को समझने के लिए आप देखिए स्टॉक्स जो कि प्रेशर में है इस समय। L&T 3.5% नीचे है, विप्रो 2.25%, टाटा मोटर्स 3%, जी एंटरटेनमेंट 2.25%, ICICI बैंक 2%, मारुति और रिलायंस दोनों करीब 1.25% नीचे, हिंडाल्को 1.5% नीचे। अब यही तो वो सारे व्हील्स हैं जिसको मार्केट बार बार इस्तेमाल करता है ऊपर जाने के लिए। आज ये सारे एक साथ प्रेशर में दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, एक बार ना एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिए, क्योंकि क्या वहाँ से ऐसी सिचुएशन निकल के आ रही कि सभी सेक्टर्स में ज़्यादा गिरावट है। NSE और BSE, उसका 51 शेयर निफ्टी के भी दिखाइएगा।
मी देखिए डबल है, इनफैक्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है डिक्लाइंस में। और आपको एनएससी का डाटा इस समय दिख रहा है, 1000 शेयर टूटे हुए हैं। इसी तरह से बीएससी का भी ऐसे ही दिखेगा आपको डाटा ऑलमोस्ट। ये अभी 1600 है और 940 के अगेंस्ट में। लेकिन आप इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखेगा आपको जो निफ्टी 50 के 51 दिखेंगे, यहाँ पे 40 शेयर इस समय नुकसान में है। सिर्फ 11 शेयर ऐसे या तो बढ़त के साथ है, लेकिन बढ़त भी उसमें बहुत सीमित है। उसमें सिर्फ एक सेक्टर ऐसा जिसकी वेटेज ज़्यादा है, उसके 3-4 शेयर चल रहे हैं, जैसे टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और थोड़ा बहुत रुका हुआ फार्मा। सिर्फ वो अगर हिस्सा भी छोड़ दिया है तो बाजार में आज कुछ चल ही नहीं रहा। हाई बीटा तो कुछ ही नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं मिड कैप के जो लूजर्स हैं ना, उसमें क्या हो रहा है इस समय। मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और टॉप लूजर्स में देखिए आज नेटको फार्मा, यूनियन बैंक, भारत फाइनेंशियल सुबह से प्रेशर में है, बैंक ऑफ इंडिया सुबह से प्रेशर में है, और कुछ काउंटर्स जो कि नुकसान में है। इसमें कैनरा बैंक है, गुजरात पीपावाव, टाटा कम्युनिकेशंस, ये नुकसान में इस समय ट्रेड करते हुए। तो डेफिनेटली प्रेशर है। इंडियन होटल्स करीब 3% नीचे है, आईसीआईसीआई प्रू ये 2.5% नीचे। हेमंत, चलिए बैंक्स की तो हमने बात की, लेकिन ये जो फार्मा स्टॉक्स है ना, इसमें आज आपको सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ दिख रही है? देखिए, जहाँ तक फार्मा की बात रह गई, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं डिफेंसिव जो है वो उभर कर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भी ये इट विल बी शॉर्ट लिव्ड रैली, क्योंकि अगर आप देखें तो वो बेसिकली जब तक हाई बीटा स्पेस प्रेशर में है तब तक वो कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंसिव्स को ऊपर करके रखें। बट जैसे आप एग्जांपल से ले सकते हैं सन फार्मा को, उसमें लगातार 2-3 दिन से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, बट यहां से 1-2% और ऊपर और मेजर रेजिस्टेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। सिप्ला में 560 पे मेजर रेजिस्टेंस है और मिंदो फार्मा में 630 मेजर रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट 2 दिन में बैंक निफ्टी वापस बढ़ना शुरू नहीं करता है तो फार्मा में भी सेलिंग प्रेशर देखने लग जाएंगे। तो आज का दिन आप छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है। ठीक है, जब हमने सीरीज की शुरुआत की थी ना आशीष, तो हमारे पास 2 चीज़ें थी, इनफैक्ट 3 चीज़ें थी। पहला तो सरकारी बैंकों को लेकर वित्त मंत्री की बैठक जो इसी महीने होनी थी, आज हो गई। दूसरा था आईएमडी का बयान और तीसरा था जीएसटी। उसमें से एक तो कमज़ोर चला गया, यानी कि बैंक वाला है। अब क्या मॉनसून और जीएसटी ये 2 बाजार को गिरने नहीं देंगे, ऐसा समझा जा सकता है क्या? देखिए, आपका बिल्कुल आकलन सही है। एक रेंज जो है बाजार की, मैं बोलता हूं कि वो रेंज रिस्पेक्टेड रहेगी इन 2 फैक्टर्स की वजह से। बहुत ज़्यादा होपफुल हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को लेके जीएसटी के, और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन डिसरप्शन तो ज़रूर है। कितनी ज़्यादा गहरा सकती है डिसरप्शन, उसी का आकलन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जहां तक मेरी समझ बोलती है रिम्पी, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने का तो प्रेशर है और मार्केट कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड लग रही है उसके लिए। आपको वो रेंज, अगर मैं एक दो आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय रिम्पी, लेकिन अगर एक ब्रॉड रेंज बोलूं तो 9400, 9450 टू 9700 इज अ बेस्ट केस फॉर द मार्केट टू प्ले आउट फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज। उसके बीच में कुछ ना कुछ सेक्टर्स, कुछ ना कुछ बिकॉज ऑफ सम वैल्यूएशन कंफर्ट, अभी आप फार्मा की बात कर रहे थे, अभी आप फार्मा की बात करें तो आज स्ट्राइड में न्यूज आई, स्टार जिसको आप बोलते हैं, तो stocks are getting their own favors because of this news flow. Otherwise मार्केट में ब्रॉडली अभी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। ठीक है मीर, लेकिन यही बात है, लिक्विडिटी से बाजार चल रहा था, जीएसटी को लेकर प्रिपरेशन सरकार की दिख रही है, मॉनसून अपने आप में फैक्टर है। क्या सिर्फ बैंक अपने आप में इतना बड़ा फैक्टर है क्या ये बाजार को कमजोर करेगा? आप देखिए ना निफ्टी पर 24% एग्जैक्टली, और फिर उसमें आप ये जोड़कर देखिए कि ये विजिबिलिटी अगर नहीं सुधरती है कुछ समय तक, तो वो होगा क्या इसमें कि ये एक ओवरहैंग क्रिएट कर देगा। तो अपसाइड जो है आपकी कैप हो जाएगी, और फिर जो लोअर एंड है वो अगर वल्नरेबल रहता है, जैसे आज के ट्रेड में हमने देखा है कि अब जो इनफैक्ट हेमंत बता रहे थे ना, वो 95-50, 95-80 वाला जो जोन है, जैसे ही उसके नीचे जाएगा ना ये, तो जो कन्विक्शन है वो और टेस्ट होगा, खासकर जो लॉन्ग पोजीशन पकड़ कर खड़े हैं ना उन सब का। और आज देखिए विक्स में भी उछाल है, जो कि पिछले 15 दिन में हमने देखा नहीं था, जब मार्केट वॉलेटाइल था भी या रेंज में भी था, लेकिन वो विक्स अपना कंट्रोल में था। तो आज वहाँ पर भी जो स्पॉट देखने को मिला है। खैर कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं, कैश के गेनर्स को देख लेते हैं आज, जहाँ पर मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है।
कैश के जो गेनर्स हैं जिस पर आज मूव ठीक देखने को मिला है, हालांकि इनकी संख्या घटी है बिकॉज हमने पूरा जो एडवांस डिक्लाइन है उसे भी स्क्यू होते देखा है नुकसान की तरफ, लेकिन DCM श्रीराम में काउंटर है जो कि 6% ऊपर है। रेपको होम फाइनेंस पर अच्छा ट्रेड देखने को मिला है, ये करीब 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। साथ ही GMR इंफ्रा, विनाती ऑर्गेनिक्स, एक्सो नोबेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर ठीक रुझान है। रेपको होम फाइनेंस पर आशीष कोई व्यू है क्या आपका? अमीर, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब मैं आप और रिम्पी इंटरैक्ट कर रहे थे तो इसी स्टॉक का नाम लिया था। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बहुत मुश्किल है इस समय पिक करना किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, बट अफोर्डेबल हाउसिंग इज नेक्स्ट। हम बहुत बात कर चुके हैं, आप भी आई एम श्योर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते होंगे इस पूरे ट्रिगर के ऊपर, लेकिन ये कहीं बड़ा है अमीर जितना हम सोचते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा प्ले। और जहां जहां ये NBFCs स्ट्रक्चरली और एजाइल NBFCs, मुझे अभी भी लगता है कि वहां पर हेडरूम है, और रेपको डेफिनेटली उनमें से एक है। वी आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर मोर नेम्स, बट वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हो चुकी है। ठीक है, ये हेमंत एक दो शेयर आप देखिए जिसका डेरिवेटिव्स हमको थोड़ा सा ठीक नज़र आ रहा है। एक उज्जीवन फाइनेंस आप देख सकते हैं, इसका 10% OI बिल्डअप है। ये शेयर प्राइस में आज चला नहीं है, क्या है चलने वाला है? अगर चलने वाला है तो इसको हम प्लस कर सकते हैं। एक डाटा मैं आपके सामने और रखता हूँ, वो अभी थोड़ा सा वैसे कमज़ोर हो गया लेकिन वो भी ठीक ही है, वो है बायोकॉन का। आज यहाँ पे बिल्डअप है, हालांकि इंसुलिन की खबर थी, GST उस वजह से भी था, लेकिन क्या ये वापस चलने वाला है क्या? बायोकॉन भी, दोनों के बारे में बताइए, उज्जीवन और बायोकॉन। देखिए मेरे हिसाब से, जैसे मैंने फार्मा में आपको बोला भी, अब एक रैली हो गई है और रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं। बायोकॉन भी उसी तरह से अब 1050 के आसपास आ रहा है, विच इट शुड क्रॉस। अगर इसको रैली कंटिन्यू करनी है तो आप 1050 के ऊपर जाएंगे तो ही नेक्स्ट लेवल 1090 तक का आपको नजर आ सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी बायोकॉन में पोजीशन ले चुके हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1025 का होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे आते ही दोबारा ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। अगर आप वेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो एक दिन और वेट कीजिए। 1050 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही देखेंगे आप नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली। जहां तक उज्जीवन की बात रह गई, देखिए उज्जीवन के साथ क्या है कि वो स्टॉक चला ही नहीं है किसी भी रैली में अभी तक, मतलब बहुत ही डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा है। अब एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बेस 295 298 का है, तो ये स्टॉक जो है ये एक बार थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, स्टिल 325 330। तो मेरे ख्याल उज्जीवन के चांसेस ज्यादा हैं चलने के, क्योंकि वो स्टॉक अब बेस बना के चल रहा है। बायोकॉन में कल तक का वेट कीजिए, 1050 के ऊपर सस्टेन करे तो ही रैली आगे चलेगी। बिल्कुल। खैर चलिए, इस बीच अभी भी एक अच्छी खबर आई है, कम से कम वो मार्केट के बाहर से, वो बारिश को लेकर है कि जो मानसून है वो सही प्रोग्रेस कर रहा है और अब ये तेलंगाना और मराठवाड़ा पहुंचेगा 2 से 3 दिन में। तो मराठवाड़ा का जो बेल्ट है वो वैसे ही सबसे ड्राई बेल्ट में से एक है, तो अगले 2-3 दिन में मानसून यहाँ पर पहुँच सकता है। और वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में अगले 48 से 72 घंटों में बहुत भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पर एक मानसून डिप्रेशन बना हुआ है या प्रेशर बना हुआ है, जिसके चलते पूरे उत्तर पूर्व भारत में भारी बारिश का अनुमान है। तो उम्मीद करते हैं वहाँ से कुछ ठंडी हवा यहाँ भी आ जाए कम से कम, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल ऐसे कोई दूर दूर तक संकेत लग नहीं रहे। अब मार्केट में भी गर्मी और दिल्ली में भी गर्मी। लेकिन हेमंत, एक बात बताइए आप, इन सब के बीच अक्सर आपसे बात होती भी है इस पर, वोल्टास ने ऐसा परफॉर्म किया क्या इस बार समर सीजन में जैसा एक्सपेक्टेड था? देखिए मेरे ख्याल से वोल्टास हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। मीर हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी स्टॉक देखिए एक कंसोलिडेशन फेज में आया है, इतना रैली करने के बाद जब तक 465-70 के ऊपर है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोबारा एक बार 515 का लेवल जो है वो टेस्ट कर सके। बट इट हैज बीन आउट परफॉर्मिंग द अदर स्टॉक्स, तो चाहे वो गर्मी के रहते हो या जैसे भी हो, स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। और मेरे हिसाब से जब तक वो ब्रेकआउट लेवल यानी 475 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक चांसेस अभी भी हैं कि एक बार दोबारा 515 तक अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा हेमंत, एक दो शेयर और बताइए जो भी यहाँ पे चल सकते हैं या फिर हम इसको रख सकते हैं, 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि हमको स्विंग मिलेगा। ये 50-60 पॉइंट का स्विंग है निफ्टी पे, ये 9600 से 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट ऊपर, इसी स्विंग में हमको फ़ायदा मिल सकता है इस पर्टिकुलर शेयर से।
देखिए, मैं एक दो शेयर्स जो अभी भी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। मुझे नहीं लगता कि उनकी रैली इमीडिएटली खत्म होने वाली है। हालांकि आज अगर आप देखें तो LIC ऊपर से नीचे आया है, लेकिन स्टिल आई विल फील दैट अगर निचले स्तरों पे आप ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 730, मुझे लगता है उस स्टॉक में बहुत दम है टू गो अप टू 765 770। उसी में एक और स्टॉक है कैन फिन होम, वो बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। मुझे ऐसे लगता है कि इट विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म और आप 3150 तक का भी टारगेट देखेंगे। एक और मिड कैप है पिरामिल एंटरप्राइजेज, वो भी लगातार लॉन्ग पोजीशंस ऐड करता जा रहा है। वहां भी मुझे लग रहा है कि ये तेजी मेंटेन रहेगी और 4 से 5% का मूव देखने को मिल सकता है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे कंटिन्यू आप करिए बुलिश पोजीशंस बनाना, या पिरामिल एंटरप्राइजेज एक सेफ बेट लग रहा है इस वॉलेटिलिटी में भी। रेपको मिल गया, कैनफिन होम्स मिल गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस मिल गया। तो हाउसिंग में तो आप 2-3 शेयर जो मोटा मोटी हैं, इनमें से किसी में पोजीशन बना लेंगे तो आपको चलते हुए दिख सकते हैं। तो और एक स्पेस है जिस पर नजर रख सकते हैं, जो वो है एग्रीकल्चर रिलेटेड। कल जो GST की अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद आज सुबह हमने देखा M&M स्ट्रॉन्ग खुला था काफ़ी। अब आप देखिए उसका जो मोमेंटम है ना, वो बाकी वो स्टॉक्स जो कि एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग से रिलेटेड हैं ऑन द इक्विपमेंट साइड, एग्री इक्विपमेंट साइड, उनमें भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो अब जैसे VST टिलर्स है या फिर इस तरह के स्टॉक्स हैं जिस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उनको देखिए आप, वहाँ पर इंटरेस्टिंग रुझान है। 7% ऊपर VST टिलर्स। स्वराज को देखिए, ये भी एग्री इक्विपमेंट में है, 11% ऊपर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। अब ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि टिपिकली फिलहाल एक थीम पर चल रहे हैं, पर ये थीम, इसमें ड्यूअल थीम है, एक तो GST वाली और दूसरा मॉनसून अगर अच्छा रहता है तो ये वैसे भी चलते ही हैं। तो उस लिहाज से आशीष आप कुछ पिक करना चाहेंगे क्या यहाँ पर? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा। जैसे आप बात ही करें कि कुछ ना कुछ थीम चाहिए मार्केट को, और ये एकदम करेक्ट है। M&M इज डेफिनेटली वो अभी क्या मार्केट है ना मीर की, बस थोड़ा सा मौका मिले। अब आज हम बैंकिंग की इतनी चर्चा कर रहे हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ लार्ज कैप PSUs में अपॉर्चुनिटी है, बट लेट्स गिव वन मोर डे टू दिस स्पेस। अकॉर्डिंगली M&M में भी कहीं आपको गिरावट में सिर्फ खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसके आसपास एक पेरिफेरी प्ले देखना चाहें मीर, तो जो फाइनेंस कंपनीज हैं, अगेन वी आर गेटिंग बैक टू NBFCs, जो इस सेगमेंट में काफी अग्रेसिव हैं। तो M&M फिन का बहुत अग्रेसिव मॉडल है। प्लस अभी थोड़े दिन पहले, अब आपको ध्यान हो, हमने मैग्मा फिन को आपके बारे में डिस्कस किया था, वो भी ट्रैक्टर में बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। L&T जो फाइनेंस है वो भी इस सेगमेंट में अग्रेसिव हो रही है। तो इन कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आपको अभी भी वैल्यूएशन इस रिस्पेक्ट से मिल सकता है। ठीक है, इसमें एक और शेयर भी आप जोड़ सकते हैं जो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, अभी वो 10% एकदम से ऊपर नहीं आया हुआ है, ग्रीव्स कॉटन का। ये भी इंजन बनाता है और कई एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाता है। ये भी ऑलमोस्ट अब फ्लैट टू पॉजिटिव होकर ही काम काज कर रहा है। ये भी तेज़ी से ऊपर नहीं आया, लेकिन ये भी उसी ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्फोसिस को लेकर एक बड़ा बयान मिहिर निकल के आया, वो ये था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बयान सेबी ने दिया। सेबी ने इंक्वायरी की थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मामला तो नहीं है। उसके बाद से इन्फोसिस ने अपनी गति को और बढ़ा दिया। हालांकि 11-12 बजे से ही ये धीरे धीरे पोजीशंस में बनना शुरू हो गई थी। एक बार हेमंत, क्या इन्फोसिस या IT के अंदर कुछ एक और शेयर आपको लग रहा है कि इनका बेस तो बना हुआ है, जैसे इसका 920 का बेस है, इनमें प्लस कर सकते हैं पोजीशन? ये 1000 का टारगेट होगा, बाजार शायद इतनी जल्दी मूव नहीं देगा, इन्फोसिस दे सकता है। देखिए, जहां तक इन्फोसिस स्पेसिफिकली बात रह गई, मेरे ख्याल आपको अब स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए 940-945 के आसपास, क्योंकि स्टॉक लगातार एक अपवर्ड बेस बनाने की कोशिश कर रहा है टेक्निकली। जहां तक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जितना 940 के ऊपर टाइम स्पेंड करेगा, उतना वो जो पुट राइटर्स है 950 के ऐड होते जाएंगे, और नेक्स्ट टारगेट फिर आपका 1000 का है, जहां पे कॉल राइटर्स का जमाव बहुत ज्यादा है। तो मुझे इस सीरीज में तो 1000 के ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा इन्फोसिस। उसी प्रकार TCS मुझे 2550 क्रॉस करते हुए नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा, वहां पे दोबारा कॉल राइटर्स जुड़ने लग गए हैं। तो ये जरूर है कि अब एक सपोर्ट के पास आ गया IT इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स की भी बात करें तो 10-250, 10-300 बहुत अहम सपोर्ट है, लेकिन रैली शुरू नहीं होती डिम्पी जब तक 10-650 क्रॉस नहीं करे। तो सपोर्ट से एक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है, और उसमें आप इन्फोसिस और HCL टेक, मुझे लगता है ये दोनों ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं पोजीशंस देखते हुए, अदर देन दी रिमेनिंग IT पैक।
इस बीच चलिए सीधा अनुराग के पास चलते हैं, क्योंकि आज रिलायंस यानी कि एडीएजी ग्रुप की एक अहम बैठक होने वाली है, पर्टिकुलरली रिलायंस कैपिटल की बैठक। इसके अंदर आज जनरल इंश्योरेंस कारोबार के आईपीओ को लेकर के कोई फैसला हो सकता है, ये इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अनुराग बताएं इस बैठक की इंपॉर्टेंस और क्या फैसले हो सकते हैं। रिलायंस एडीएजी ग्रुप अपना जनरल इंश्योरेंस कारोबार को भी अब लिस्ट करने की योजना बना रहा है। हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक आज बाजार बंद होने के बाद कंपनी इसका ऐलान करेगी, और जहां तक कहा जा रहा है कि जो कंपनी का वैल्यूएशन है करीबन 5,500 करोड़ से ज़्यादा का है, और इसके बाद कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बताएगी किस तरह से लिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया होगी। मैं सब आपको बताना चाहूँगा कि लंबे अरसे से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की योजना थी अपना स्टेक सेल करने की किसी विदेशी पार्टनर को, जब से इंश्योरेंस में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया गया है। लेकिन जब ये पूरा नहीं हो पाया तो अब कंपनी जो है आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। 2 महीने पहले ही कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी थी कि जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार है वहां उससे जो हेल्थ कारोबार है वो अलग होगा और हेल्थ की एक अलग कंपनी बनेगी, और अब कंपनी जो है केवल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसको लिस्ट कराने वाली है। जिस तरह से सरकार ने 4 जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी लिस्टिंग की मंजूरी दी है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस है उन्होंने तो इस लिस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में आईसीआईसी लोम्बार्ड ने भी जो है अपनी जो लिस्टिंग की योजना का ऐलान किया है। आईसीआईसी लोम्बार्ड जिसका वैल्यूएशन करीबन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में है कंसोलिडेशन हो रहा है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिस्टिंग के लिए आ रही है। सरकारी कंपनियां को तो लिस्टिंग करानी ही है, इसके अलावा जनरल जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी लिस्टिंग की योजना बना रही है। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट बैठक है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर। अमीर कहीं ना कहीं सुखबकाट है, हो सकता है कि बैंकिंग लाइसेंस को लेकर भी खबर ना आ जाए, मालूम नहीं, क्योंकि एडीएजी हमेशा से ही एडीएजी ग्रुप जब आईपीओ प्लान करता है ना, मुझे अंदर से थोड़ा डर लगता है। नॉट बिकॉज ऑफ रिलायंस पावर, लेकिन ये टिपिकली इनकी टाइमिंग ऐसी इस ग्रुप को अगर आप देखें, आई मीन तो मार्केट हाई पे होता है और आईपीओ होता है। लेकिन ये आईपीओ प्लान करते हैं ना तब मुझे डर लगता है अंदर से। देखिए रिलायंस पावर आईपीओ आया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, वी ऑल नो। फिर आप देखिए रिलायंस इंफ्राटेल का आईपीओ इन्होंने प्लान किया था, 6,000 करोड़ का इशू लाने वाले थे, फिर से मार्केट बैठ गया था। अब इस बार भी 5,500-6,000 करोड़ के इशू का प्लान है, तो मुझे ना थोड़ा डर लगता है इससे। हरी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इसमें? नहीं, आई थिंक वो एडीएजी ग्रुप जिस तरह से एक आई थिंक फाइनेंशियल कंडीशन में है, मेरे ख्याल दे हैव टू लुक एट क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू सम मीन्स और द अदर। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट व्हाट दे आर डूइंग। मेरा मानना है कि जो बैंकिंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक बैंकिंग लाइसेंस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज टिपिकली आरबीआई हैज बीन अवर्स टू गिविंग बैंकिंग लाइसेंस टू एनी कंपनी दैट इज अ बिजनेस इंटरेस्ट। तो आई डोंट थिंक रिलायंस का कोई भी ग्रुप को बैंकिंग लाइसेंस मिलने वाला, दैट इज नॉट ऑन द कार्ड्स। बट या डेफिनेटली आई थिंक कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, कुछ आई थिंक सम ऑफ टोटल पार्ट्स करेंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली वे अवेलेबल राइट नाउ टू क्रिएट वैल्यू फॉर दैट ग्रुप। देखिए मैंने जब करियर की शुरुआत की थी ना मार्केट में, तो उस समय हमें एक एग्जांपल दिया जाता था दलाल स्ट्रीट में कि मार्केट में एक फेमस एग्जांपल था ग्लोबल मार्केट्स के लिए कि जब भी जापानीज इन्वेस्टर किसी मार्केट में जाता है ना, तो आप समझिए वहाँ का बुल रन खत्म होने वाला है। ऐसा क्यों? इनकी टेंडेंसी रहती है सबसे एंड में ही जाते हैं, इनको बाद में अचानक एक दिन यूरेका मोमेंट आता है इनके लिए, ये मार्केट बहुत अच्छा है, जाते हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जा चुके होते हैं वहाँ पे, फिर जापानीज मार्केट, ये पहले की बात है। खैर, तो वैसे ही इंडियन मार्केट के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे ना, तो मुझे कई बार इनके इश्यू को लेकर लगता है क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी होती है इनकी, ऐसे ही प्लान करते हैं ऐसे टाइम पे कि थोड़ा डर लगता है। खैर चलिए, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, पर देखना होगा। पर टेलीकॉम में खबर अच्छी नहीं है, और इनफैक्ट आज रिलायंस जियो ने इनफैक्ट दे आर टेकिंग बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको सीधा हेड ऑन। तो उन्होंने तो इस चीज़ का भी विरोध किया है कि कोई बेल आउट मिलना नहीं चाहिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को। तो हेमंत, चलिए अब मिलेगा नहीं मिलेगा बेल आउट वो अलग बात है, लेकिन रिलायंस में अब 1400 पे जो इन्वेस्टेड है वो जल्दी बेल आउट होगा लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक रिलायंस की बात रह गई, एडीएजी ग्रुप तो वाकई में एक आईपीओ तो बहुत ही मेमोरीज अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन जहाँ तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात रह गई, देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक इज कमिंग वेरी क्लोज टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। टेक्निकली 1270-1280 जो लेवल्स हैं वहाँ पे रिलायंस को सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन रिलायंस, मैं कई बार कह चुका हूँ मीर, जिस तरह से अब कॉल राइटर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं ना, मुझे लगता है बहुत बड़ी फिर से एक रेंज में घुस रहा है।
शायद 1280 नहीं तोड़े, बट अपसाइड इज कैप्ड एट 1380 1400, तो बहुत लंबे टाइम के लिए भी दोबारा से वो एक रेंज में जा सकता है, जो अच्छा न्यूज नहीं है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो रिलायंस की बहुत ज्यादा जरूरत है बाजार को ब्रेकआउट देने के लिए, अगर बैंक निफ्टी के साथ किसी को चलना है तो मेरे हिसाब से रिलायंस दोबारा से एक रेंज में जा रहा है, तो ट्रेडर्स को उसी रेंज का फायदा उठाना चाहिए। अगर अब रिलायंस गिरता है 1300 तक तो इट बिकम्स अ गुड बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1280, बट मुझे नहीं लगता स्टॉक शॉर्ट टर्म में 1400 को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, 1300 पे आपको मिल जाए, 20 रुपए की गुंजाइश अभी और है, तो एक अच्छी बेट बन सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनका पहले से मौका छूट गया, फिर 1400 के आसपास एवरेज करने का भी एक बार सोच रहे होंगे, तो एक बार ध्यान रखिएगा इस शेयर के 1300 के प्राइजेस के आसपास। इस बीच टेक्निकल समझाने के लिए हमको सुमित बागड़िया जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा एफएडओ की तुम बात कर ही रहे हैं, हेमंत से हरी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे अब ये फंडामेंटल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, साथ ही आशीष कुकरी जैसे पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ रहे हैं कि बाजार के अंदर सरकार जो भी सोच रही है या फिर जो पॉलिसी रपटो के आ रही है उसका क्या मीनिंग बनता है। सुमित, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए अंतिम बाजी में। ये आज का कोई BTST ट्रेड या फिर आज के मार्केट को देख के कोई सौदा आपने निकाला है जहां पे अभी पोजीशंस ली जा सकती हैं या फिर बेची भी जा सकती हो? हाय, गुड आफ्टरनून डिम्पी। वेल देखिए, बाय साइड में BML में एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है। BML आज अगर 1300 के ऊपर क्लोज दे देता है तो BML के अंदर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों के अंदर, जिसके अंदर BML में हमें 1350 से 1390 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1275 1280 BML में स्टॉप लॉस होगा। 1300 के ऊपर क्लोजिंग देखने में ये स्टॉक हमें ऊपर में 1350 और 1380-90 तक के लेवल्स आने वाले कुछ ही दिनों में दिखा सकता है, तो आई थिंक BML के अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए। ठीक है, वैसे एक शेयर आप दे रहे हैं, एक शेयर मैं आपको देता हूँ, जरा आप उसको भी देखिए, वो है टाटा एलेक्सी को। ये 1540-47 के आसपास चल रहा है, ये 50-60 की रेंज को पार करेगा, कम से कम 100 रुपया दे सकता है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, 100 रुपया बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो आप ये मान के चले इसके अंदर 1650 से 1700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी जो फिगर्स आपने बोले 100 रुपए की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा अभी यहाँ से ऊपर में रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने दे, उसके बाद 80 से 100 पॉइंट की रैली 10 से 15 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, चलिए कुछ और पिक्स भी देख लेते हैं यहाँ पर इस समय इंटरेस्टिंग, और एक बार साथ ही मार्केट की ब्रेथ को भी देख लेते हैं। बाजार बंद होने में करीब आधे घंटे का समय बाकी है, इंटरनेशनल क्यूज देख लेते हैं एक बार, और साथ ही इंडियन मार्केट की ब्रेथ को देखते हैं, क्योंकि निफ्टी तो स्ट्रगल कर ही रहा है 9600 पर। अब देखिए जो यूरोपियन क्यूज हैं वो भी ऑब्वियसली कुछ हद तक कमजोरी के हैं आज, चाहे वो कैक 40 हो, जर्मन इंडेक्स हो, लंदन इंडेक्स हो, इन सभी पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और अमेरिकन मार्केट्स को, क्योंकि वहाँ पर जो ओवरहैंग है वो फेड की मीट का है, इट इज़ ऑलमोस्ट इमिनेंट कि इस बार भी रेट हाइक होगा, तो वहाँ पर भी आप देखिए संकेत, नैस्डैक फ्यूचर्स खासकर देखिए ऑलमोस्ट 1% नीचे इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर जो डाउ फ्यूचर्स है वो थोड़ा सा फ्लैट संकेत दिखा रहा है। तो अब ऐसे में एक ही उपाय बचता है आपके पास कि आप कोई ऐसी बेट लें मार्केट में जो कि आपको थोड़ा सेफ रखे, थोड़ा सिक्योर्ड रखे। तो देखते हैं आज की फाइनल बेट क्या है। चलिए रजत, आप पहले ही परेशान दिख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा आपको कुछ पूछूंगा नहीं, आप बताइए आज बचने के लिए क्या करना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट एक सेक्टर है जिसमें पिछले कुछ दिनों में से अचानक से तेजी बढ़ी, वो है लिकर स्टॉक्स। आज नहीं चले, लेकिन इसमें से एक स्टॉक तो आज चलना ही शुरू हुआ है, वो है पिंक एंड स्पिरिट्स। पायनियर डिस्टिलरीज में ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव बन चुका है, वैल्यूएशंस उसके भी ठीक हैं, लेकिन पिंक एंड स्पिरिट्स के वैल्यूएशन काफी बेहतर है, उस तर्ज पे इस पे खरीदारी बढ़ सकती है। इनफैक्ट आज वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 68% के हैं। अब खरीदारी इसलिए भी क्योंकि 70 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ये बार बार अटेम्प्ट करता है, टेस्ट करता है, लेकिन उसको ब्रीच नहीं करता, तो टेक्निकली यही एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है एज अ सपोर्ट लेवल। और अब सभी एवरेजेस के ऊपर है, और ये जो एवरेजेस हैं इनके बीच में गैप बढ़ सकता है। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन की एवरेज आपकी स्क्रीन पे है, और तमाम एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी के नतीजे लगातार 3 तिमाही से बेटर, और जो कैश EPS है वो लगभग 9.5 रुपए के आसपास की है, तो वैल्यूएशन प्ले भी है। पिंक एंड स्पिरिट्स खरीदते हैं तो पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 74.50 का, जो एकदम से स्विंग हाई है। उसके बाद प्रीवियस मंथ का हाई 77 तक के लक्ष्य ओपन है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो खरीदारी की जा सकती है। आज से माइल्ड रिकवरी शो कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो ये आप 2-2.5% अभी ऊपर आ चुका है, लेकिन एक अच्छा मूव आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एक बार आप इसमें रखिए, 15-20 मिनट का भी समय है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको थोड़ा और गेन यहाँ से मिल जाएगा। तो फाइनल बैट है ये पिंक एंड स्पिरिट। लेकिन एक सेगमेंट अमीर ये कह सकते हैं पूरा ग्रुप हुआ है इंडिया बुल्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं। आप देखिए इंडिया बुल्स वेंचर, हालांकि ये एक ऐसा शेयर था यहाँ पे मौका ही नहीं मिला ट्रेडर्स को एक बार भी उतरने का, लेकिन हाउसिंग और रियल एस्टेट दोनों ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए। ये रिटर्न आपके सामने 700% तक के रिटर्न, ये 1 साल के रिटर्न है 700%।
और आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का देखिए 92%, ये सबसे कमज़ोर सेगमेंट बताया जाता था, लेकिन इसी की एक और कंपनी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 92%, और वेंचर का मैं बता रहा था 730% का रिटर्न है, क्योंकि इसने तो मौका ही नहीं दिया आपको एंट्री करने का, और हाउसिंग के अंदर भी 60% का रिटर्न है। ये हरी है 60%, 90%, 700% रिटर्न देखने के बाद क्या अभी भी इंडिया बुल्स के शेयर्स में आपको दम लगता है आउट परफॉर्म करने का? क्योंकि प्राइसिंग नाम की भी कोई चीज़ है, रिटर्न नाम की भी चीज़ है, ठीक है वैल्यूएशन अच्छी है, सेगमेंट अच्छा है, क्या 60% ऊपर आने के बाद क्या करना चाहिए? नहीं, मैं फ्रैंकली आईबी वेंचर्स को ट्रैक नहीं करता हूं, तो आई डोंट थिंक मुझे समझ में नहीं आया कि 700% ये स्टॉक क्यों बढ़ा, इतना तो मुझे समझ में नहीं आया। पर आई थिंक जहां तक दूसरे दो स्टॉक्स का सवाल है, आईबी रियल एस्टेट, आई थिंक आईबी रियल एस्टेट ने अपना कमर्शियल और रेसिडेंशियल को अलग किया। आई थिंक उससे डेफिनेटली दे आर प्लानिंग टू गेट सम फॉरेन फंडिंग, वैल्यूएशन बढ़ेगा, एसओटी भी बढ़ सकता है, तो आई थिंक वो अच्छा लग रहा है। आई थिंक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आप मिलाओगे तो दे आर अ ग्रेट प्ले ऑन द बिग हाउसिंग स्टोरी, और मैं मानता हूँ कि ये अगला 10 साल का स्टोरी है। तो आई वुडंट बी वरीड अबाउट 60-90%, और दोनों फंडामेंटली साउंड कंपनीज है, तो मैं मानता हूँ कि बोथ टू मी आर लुकिंग वेरी गुड फ्रॉम दीज लेवल्स। 60% 90% तो होते रहता है, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली जस्ट द बिगिनिंग दैट वी आर सीइंग। बिल्कुल। खैर चलिए, निफ्टी अब थोड़ा सा वापस 9600 से ऊपर 9618 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50 अंकों की गिरावट अब भी है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। अब आज एक कंसर्न जो है मार्केट के लिए वो ये है कि ओवरऑल जो ब्रेथ है ना मार्केट की, हर एक बढ़त वाले काउंटर के सामने ऑलमोस्ट 2 काउंटर्स हैं जो कि नुकसान के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ पिछले हफ्ते भी थी मार्केट में, वो यही थी कि जिस दिन इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा था फ्रंट लाइन, उस दिन भी हम स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देख रहे थे, वो आज देखने को नहीं मिला है। एक बार फिर से देख लेते हैं जो टॉप लूजर्स हैं ना मिड कैप के, उनको देख लेते हैं। इसमें भारत फाइनेंशियल सर्विसेज, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन इस पर, और साथ ही इंडियन होटल्स। हेमंत, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, भारत फाइनेंस की जहाँ तक बात रह गई, इंडियन होटल्स में ट्रैक नहीं करता ज़्यादा मीर, लेकिन भारत फाइनेंस की जहाँ तक बात रह गई, मेरे हिसाब से स्टॉक जो है वो 760-765 पे बहुत रेजिस्टेंस पा रहा है, और नीचे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 665-670 जोन में। तो जो रेंज है इसकी वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। आप अगर नॉर्मल भी लास्ट वीक जब मार्केट अच्छी भी थी तब भी ये स्टॉक 765 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी स्पेस में बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं विच आर शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, चाहे वो L&T फाइनेंस हो, बजाज फाइनेंस हो। तो भारत फाइनेंस को अगर आप अभी नहीं ट्रेड करें तो बेटर है, और ट्रेड करना है तो थोड़ा शॉर्ट साइड पे ट्रेड करें। 735-40 जाए तो इट्स अ गुड शॉट फॉर अ टारगेट ऑफ 660। ये बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर सकता है NBFC स्पेस को, क्योंकि लगातार शॉर्ट्स इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इस बीच आप पावर स्पेस में देखिए, ऐसा लगता है एकदम से लाइट आई है, और सभी में 4-5 शेयरों में एकदम से लाइट आ गई है। टाटा पावर, अदानी पावर में तो बल्ब लगता कुछ ज़्यादा लगे हुए हैं, 4% ऊपर है। एक्चुअली पीयूष गोयल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना, नहीं उन्होंने ये कौन सा सोलर वाली लाइट जलाई है कि दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी कुछ बोला उन्होंने, और साथ ही पूरा देश पावर सरप्लस हो जाएगा ये भी कहा था उन्होंने। तो सारे ही जो पावर स्टॉक्स है उस पर काफ़ी अच्छा रुझान है, लेकिन कोई ट्रेड करना चाहिए क्या हरी यहाँ पर पावर स्टॉक्स में? देखिए, जहाँ तक टाटा पावर और अदानी का सवाल है, उन पे तो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव का है, बिकॉज खास करके अदानी ने तो 4000 करोड़ का राइट बैक भी लिया था, जिसको अभी फिलहाल रिटर्न ऑफ। तो आई थिंक ये 2 स्टॉक से तो मैं दूर ही रहूंगा। NTPC अभी भी कोल सप्लाई का इश्यूज चल रहा है, तो आई थिंक NTPC ऑल्सो आई विल बी लिटिल केयरफुल। मेरे ख्याल से जो पावर फाइनेंस कंपनी है, खास करके REC, आई थिंक यहाँ पे मुझे शायद थोड़ा ट्रैक्शन दिख रहा है। इसके अलावा और कोई पावर कंपनीज पे मैं ध्यान नहीं दूंगा फिलहाल। बिल्कुल। आज इस बीच इतने सारे नॉइस में एक खबर और आई थी डिम्पी, जो कि इंटरेस्टिंग थी, कि जो हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री में से या फिर सरकार की तरफ से जो सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव हुए ना, उसमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सबमरीन्स हैं उसकी फ्लीट को रेजुविनेट करने का, रिनोवेट करने का। और इसमें फिलहाल भारत में 2 ही कंपनीज हैं जो कि एलिजिबल हैं इसके लिए, एक है L&T और दूसरी रिलायंस डिफेंस। इन दोनों में से आशीष किस पर ज़्यादा ध्यान आपका बैठ रहा है इस समय, L&T या फिर रिलायंस डिफेंस? रिलायंस डिफेंस इज ऑब्वियसली अ प्योर प्ले, L&T जो है दैट्स अ कॉन्ग्लोमरेट। क्या करना चाहिए?
देखिए आई थिंक आज जो छोटा सा एक डाउन प्ले हुआ है L&T का, मैं इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव में तो ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है ये फैक्टर जो है। और खासकर आपको ADAG ग्रुप अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं मेरा पर्सनल कोई प्रेफरेंस है नहीं, बट आई थिंक L&T विद दिस so my no I think what you spoke Mir is completely right, you know, पीक जब ADAG एक्शन में आया है, मार्केट में पीक आया है, कोई आपने नई बात नहीं बताई है। सो L&T सजेस्ट करूंगा मैं। ठीक है, L&T सजेशन में आपको मिल गया यहाँ पे, लेकिन इस बीच साक्षी बत्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको और कुछ BTST कॉल्स देने वाली हैं, तो अपनी कॉपी पेन नोट कर लीजिए और कल के फायदे के लिए तैयार हो जाइए। बताइए साक्षी। जी बिल्कुल, आप पावर स्पेस की बात कर रहे थे तो पहली पिक मैं पावर स्पेस से ही लेकर आई हूँ। एंजल ब्रोकिंग के रुचित जैन से हमने बातचीत की और उनको लगता है एक ब्राइट आइडिया रहेगा REC में निवेश का। 197 के टारगेट्स के लिए खरीद सकते हैं, 186.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अभी भी 6 रुपये का अपसाइड यहाँ पर देख रहे हैं। M&M फाइनेंस इनकी दूसरी पिक है जहाँ पर अगेन ये बुलिश नजर आ रहे हैं और BTST ट्रेड रेकमेंड किया है इन्होंने। 360 के टारगेट्स के लिए 345 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। फिलहाल वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है लेकिन BTST अच्छा पिक रहेगा। इसके अलावा विकास सलूंके से हमने बातचीत की, निर्मल बैंक के टेक्निकल एनालिस्ट हैं और इन्होंने मेटल स्पेस पर काफी ध्यान दिया है। हिंदुस्तान जिंक इनकी पहली पसंद है जहां पर BTST रिकमेंडेशन दी है। 252 के टारगेट्स के लिए खरीद सकते हैं, 240 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अभी भी 2-2.5 रुपए का अपमूव देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को इनकी अगली पिक है इसी स्पेस में से, 208 तक के अपसाइड टारगेट्स देखते हैं, 196 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा 2 STBT रिकमेंडेशंस भी आई हैं मनीष शर्मा की तरफ से। HDIL आज पूरे रियल एस्टेट पैक में थोड़ी वीकनेस है, यहाँ पर और वीकनेस गहरा सकती है। 83 तक के लेवल्स तक HDIL फिसल सकता है, ऊपर में सपोर्ट हमें 90 के लेवल्स पर लेना होगा। IRB इंफ्रा को भी यहाँ पर ये बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं, 215 तक के नीचे की ओर टारगेट देखते हैं, 232 का स्टॉप लॉस हम ऊपर में लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो IRB इंफ्रा एक सेल कॉल आपको यहाँ पे मिली है, एक बार इस पे देख सकते हैं आप। 215 तक का टारगेट है। वैसे भी 4-5 दिन से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। जब बाजार के अंदर कंसोलिडेशन था ना, तब भी IRB के अंदर आप तेज़ी नहीं देख पा रहे थे, प्रेशर ही था। इस बीच पिरामिल एंटरप्राइजेज जिसकी थोड़ी देर हम पहले बात कर रहे थे और हिम्मत भी कह रहे थे कि ये शेयर रखा जा सकता है, ये 35 रुपये और चल पड़ा है, इनफैक्ट 50 रुपये चल पड़ा है। उस समय 3000 रुपये हुआ था जिस समय हिम्मत रिकमेंडेशन दे रहे थे, अब 3050 का हो चुका है। तो 50 रुपये अगेन मात्र आपको 15 मिनट में मिला। थोड़ी देर पहले हम एक शेयर डिस्कस कर रहे थे, एक रेपको होम्स भी दिखाई है वापस, ये शेयर अब 5% ऊपर है। थोड़ी देर पहले ही हमको आशीष ये बता रहे थे कि शेयर पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से इसके अंदर भी एक अच्छा मूव आया है, अभी करीब 4 से 5 रुपये आपको यहाँ पर भी मिले हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो आप इसी कार्यक्रम में डिस्कस कर रहे हैं और आपको हाथों हाथ उसके रिटर्न्स भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सुमित, कुछ और ट्रेड आप जोड़िए जो कि BTST हो या फिर अगले 10-15 मिनट में भी ट्रेड मिल सकता हो, अच्छा पैसा बन सकता हो। देखिए टिम्पी, टैक्स रेल के अंदर आज एक मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। अगर टैक्स रेल ने अगर ये सपोर्ट्स नहीं तोड़े 87-88 लेवल्स, तो फिर ये स्टॉक के अंदर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 95 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 87 लेवल्स का। 87 लेवल से टैक्स रेल को बाय करें और 95 का टारगेट लगाएं। ये स्टॉक के अंदर हो सकता है शायद हमको 2-4 दिनों के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। हेमंत, इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद 9600 के आसपास क्लोजिंग हो जाएगी। हो सकता है 2-5 पॉइंट उससे नीचे हो जाए या फिर 2-5 पॉइंट ऊपर, पर यही है कि 9600 के आसपास ही होने वाली है। अब इस हफ्ते के लिए हेज कैसे क्रिएट किया जाए, बिकॉज इस हफ्ते 2-3 इंटरनेशनल ट्रिगर्स भी हैं। तो एक तो UK में पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से प्ले आउट होगा वो होगा, फिर फेड की मीट है 2 दिन, उसका ओवरहैंग रहेगा, तो कैसे फिर हेज करें? देखिए मेरे हिसाब से अमीर, मुझे नहीं लगता कि आप हमें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कल तक इस मार्केट का कल की क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रेंड बता देगी। क्योंकि अगर आप फॉलो अप सेलिंग अब आती है तो आपकी रेंज डाउनवर्ड साइड पर टूट जाएगी। देखिए बहुत अहम रेंज में हम लोग ट्रेड करते आए हैं, तो अगर वो रेंज डाउनवर्ड साइड पर टूटती है तो आपको 100-125 पॉइंट का एक फॉल बहुत ईजिली मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स। तो मेरे हिसाब से आप कल जो कल का दिन है वो आप इस तरह से ट्रेड करें। अगर 9630 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो आप लॉन्ग अटेम्प्ट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 9580। आपको फिर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि 9680 मिल जाएगा। अगर कल बाजार 9580 9570 के नीचे खुलता है और सस्टेन करता है तो आप 9630 का स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट कीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 9450
मार्केट को रिविजिट करना पड़े। ठीक है, 100 पॉइंट की मोटा मोटी अभी भी रेंज है मार्केट की, लेकिन ये डिसाइडिंग रेंज है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा आप 100 पॉइंट और कहाँ स्विंग देंगे, तो ये काफ़ी हद तक क्लियर होगा कल के बाजार के अंदर। हालांकि आज तो 9600 को बचाने की प्रोसेस ज़्यादा लग रही है बाजार की कि किसी तरह से आज इसको बचा लिया जाए। अगर ये बच गया तो आपका इमीडिएट कन्विक्शन टूटेगा नहीं। ये आज मार्केट की पूरी रिदम कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि आज स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस देखेंगे ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। मिड कैप के शेयर और स्मॉल कैप का इंडेक्स दोनों ये इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच कुछ एक जल्दी शेयर्स पूछना शुरू करते हैं। एक ग्रुप फाइनेंस, आप ही देखिए सुमित, जल्दी से मेरे को बताइए, क्या ग्रुप फाइनेंस BTST करके जाएं, कल के लिए ले जाएं? देखे जा सकते हैं, स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिनों में वैसे भी स्टॉक ने अच्छा मूव दिखाया है, और आज अगर ये 435 का लेवल जो ब्रेक किया वो ये शो करता है कि स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा। 445 के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 460 480 ये 2 टारगेट स्टॉक के ऊपर में मान के चलें, और नीचे में 435 के आसपास का स्टॉप लॉस। एक आप देखिए डेल्टा कॉप आज फिर से 2.5% ऊपर है, ये भी लेके जा सकते हैं, ये ट्रेडर्स के लिए अच्छा मूव देता है। 2 से 3 दिनों के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। डेल्टा कॉप को प्रेजेंट लेवल्स पे अगर बाय करते हैं 154 से 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और ऊपर में इमीडिएटली 168 170 तक के लेवल्स डेल्टा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच PNB हाउसिंग फाइनेंस, हरी क्विकली आपकी राय क्या है PNB हाउसिंग फाइनेंस पर? नहीं, जैसे मैंने कहा हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में हम लोग काफ़ी पॉजिटिव है, बट ऑनेस्टली मेरा चॉइस वो नहीं रहेगा। आई थिंक मेरा प्रेफरेंस रहेगा कैनफिन, GIC हाउसिंग, इंडियाबुल्स हाउसिंग, LIC। आई थिंक इन पे मेरा ज़्यादा चॉइस रहेगा, और PNB हाउसिंग विल नॉट बी अ फर्स्ट चॉइस एज फार एज हाउसिंग फाइनेंस कंसर्न्ड। ठीक है हेमंत, कोई ऑप्शन ट्रेड हम लेके जा सकते हैं किसी स्टॉक्स की या किसी इंडेक्स की? देखिए मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको बोला कि मार्केट की अभी रेंज लोअर एंड पे आया हुआ है, ठीक है, तो एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय बाइंग 97 कॉल, क्योंकि अगर आपका ये रेंज वापस से मार्केट रेंज में ही रह जाता है तो एक अटेम्प्ट जरूर करेगा टुवर्ड्स 9680। और मैं फ्यूचर लेने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय बाइंग 97 कॉल एंड कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 9680। अगर उसके नीचे बाजार खुलता है तो इस कॉल से आप बाहर निकल जाइए, लॉस काफी कम रहेगा। और अगर ये रेंज होल्ड करता है मार्केट तो ये कॉल तकरीबन 25 से 30% बढ़ सकती है, क्योंकि मार्केट विल अटेम्प्ट 9670 9680 अगेन। बिल्कुल। इस बीच 2 काउंटर्स जिस पर आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, हेमंत क्विकली उस पर कोई कॉन्ट्रा कॉल आप लेना चाहेंगे क्या इस समय? एक तो सन फार्मा है और दूसरा इन्फोसिस। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा, इन्फोसिस इज लुकिंग मच बेटर मीन, क्योंकि जिस तरह से उसने 940 के ऊपर वो अपना बेस बना रहा है, अब वो 1000 के कॉल राइटर्स को एक बार चैलेंज करेगा, तो मुझे लग रहा है यहाँ से 1000 रुपए ऊपर जा सकता है। सन फार्मा की बात रहेगी, वो शॉर्ट कवरिंग पे भाग रहा है, और अगर आप देखें फार्मा एज अ इंडेक्स मुझे अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, तो सन फार्मा आई विल बी वेटिंग आउट, तो बेटर है इन्फोसिस पे हम पिक लें। ठीक है, लेकिन इस बीच निफ्टी 51 का शेयर अगर आपका मार्केट ब्रेथ देखेंगे ना, यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। हमने शुरुआत की थी 40 शेयर को गिरावट के साथ, अब यहाँ पे 35 शेयर हो गए और बढ़ने वाले 16 शेयर हो गए, यानी कि मार्केट में लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर गिरावट थम गई है, और एक कुछ शॉर्ट कवरिंग आ रही है। भले पॉकेट टू पॉकेट है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग कुछ ना कुछ आती हुई दिख रही है। आज की मीटिंग से तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला है हरी, लेकिन फिर भी कोई सरकारी बैंक ऐसा या फिर कोई प्राइवेट बैंक आपको ऐसा लगता है जहाँ पे कुछ पोजीशंस अभी भी रखी जानी चाहिए, इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए? नहीं, जहाँ तक PSU बैंक्स का सवाल है, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज कोई कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं आए हैं जिससे मार्केट थोड़े डिसअपॉइंटेड है। आई थिंक आप PSU बैंक्स के प्राइस भी देखिए, लगभग सारे PSU बैंक्स करेक्ट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक टू बी ऑन द सेफर साइड आई वुड प्रेफर टू प्ले विद द प्राइवेट बैंक्स, और वो भी खास करके उन प्राइवेट बैंक्स जहाँ पे आई थिंक देयर इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल आप HDFC बैंक लीजिए, इंडसइंड बैंक लीजिए, जहाँ पे आपको एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स नहीं है, तो मेरा प्रेफरेंस ऐसे बैंक्स के लिए रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज़ है और आशीष, इस पर मैं इनफैक्ट आपकी राय चाहूँगा कि जो टर्न अराउंड स्टोरीज है ना, उसमें अब मार्केट बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज देखिए इट कीप्स रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस की रोज़ क्या पकड़ के चला है। तो इसमें एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड वाला थीम आता है। इसमें इस टर्न अराउंड वाले थीम में ICICI बैंक को आप कहाँ रेट करेंगे आशीष?
देखिए, जो बैंक्स ने एक ही चीज समझने की कोशिश करते हैं मिहिर, जो बैंक्स ने प्रोविजन अपने आप को पहले कर लिया, जिसे कहते हैं ना, जितना पेन पहले लेना था जब सब उनको भर भर के कर्ज कर रहे थे, वो लोग पेन लिए जा रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि आगे कंसोलिडेशन होगा और सरकार के क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे। और आपको मालूम है कि आईसीआईसी बैंक उनमें से एक बैंक है। बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे हमने जेपी की बात करी, फिर अब गवर्नमेंट और आगे बढ़ रही है और बड़े बड़े पावर में, माइनिंग में, सब जगह पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स है और यहीं पर ही आईसीआईसी बैंक अटका हुआ है। सो आई थिंक चॉइस अगर करनी है प्राइवेट बैंकिंग में, मैं पहले भी आपको पिछले इंटरव्यू में बोला था, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और नए बैंकों में आईडीएफसी बैंक, ये 3 बैंक हैं जो मुझे मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। आप लेके शांति से बैठ जाइए, पूरा साल देखिए मत, आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, एक बार जरा जल्दी से आप 2 चार्ट भी देख लीजिए सुमित, एक तो एचडीएफसी और दूसरा एक्सिस बैंक, इन दोनों का जरा बता दीजिए। डिम्पी, एचडीएफसी बैंक को बाय करना चाहिए। एग्जिस्टिंग हमने इसमें लॉन्ग पोजीशंस रिकमेंड की हुई है हमारे क्लाइंट्स को। ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 1700 के लेवल तक जा सकता है और अगर 1700 के लेवल टूटे तो इसमें 100 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी 2 से 3 महीने के अंदर। आई थिंक एचडीएफसी के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस लॉन्ग करके बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर फ्रेश बाइंग भी बनती है 1700 और उसके बाद 1750 से 1800 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक दो शेयर आपसे और पूछने हैं। एक तो जरा पेज इंडस्ट्रीज को दिखाइए। आज हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका पी थोड़ा महंगा हो गया, अदरवाइज ये शेयर चल रहा है, लेकिन अभी भी आज टूटा नहीं है मीर, ये 115 भी इसने और जोड़े हैं। ये देखिए दोनों ही हाई वैल्यू। एक पेज हमने पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने एमआरएफ की भी बात की थी, वो भी आज चल रहा था और इसमें भी इंटैक्ट है। अभी तक तो जो मोमेंटम है वो इम्पैक्ट है, लेकिन अब प्रॉब्लम ही ये है उनके वैल्यू इतनी हाई है कि वैसे ही कम होता है वॉल्यूम, यहाँ पर पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहता है। लेकिन देखिए एमआरएफ आज भी जो चला है। लेकिन ओवरऑल टायर स्टॉक्स में कोई ट्रेड आप रेकमेंड करेंगे क्या इस समय हरी? आई थिंक टायर्स में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो गेम है वो चीपर रबर प्राइसेस का है और मेरा प्रेफरेंस 2 स्टॉक्स पे रहेगा, एक जेके टायर्स और दूसरा अपोलो। इनफैक्ट अपोलो का हमारा पहले से 320 तक का टारगेट है एंड आई थिंक वी हैव रीच्ड अबाउट 250। इवन एट दिस प्राइस मुझे लगता है कि अपोलो टायर में आपको कम से कम 25-30% का ट्रेड मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा 1-2 शेयर और देखिए। एक तो यूनिकैम लैब, ये शेयर अब 3% ऊपर है। ऑप्टो सर्किट हालांकि 10 रुपये से नीचे का शेयर है, लेकिन कई दिनों की तेज़ गिरावट के बाद आज ये भी अपने आप को संभालता हुआ नजर आ रहा है। कि यहाँ पे एक वैल्यू बाय बन सकता है ऑप्टो सर्किट या फिर 11-11.5 के ऊपर ही इसको लिया जाए? समित आप देख के बताइए जरा, 11.5 के ऊपर ले या फिर अभी भी ले ले? देखिए दोनों शेयरों के जो आपने नाम लिया उसमें से ऑप्टो सर्किट के अंदर फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी क्योंकि ये स्टॉक एक कंटिन्यूअस वन-वे मंदी के ट्रेंड में चल रहा है। इसको थोड़ा सा देने दीजिए, 2-3 दिन का कंटिन्यूअस मूव आने दीजिए और टू बी वेरी प्रिसाइज 10.5-11 के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद इसको लेना बनता है। जब तक नहीं होता तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इस बीच थोड़ा सा एटलीस्ट एक रिलीफ है मार्केट के लिए या फिर गनीमत है कि जो इंट्राडे लो था निफ्टी का, वहाँ से करीब 20-22 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और एक डिसेंट इसने गैप बना के रखा है। 9600 का जो लेवल है उससे हालांकि देखेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पर है, लेकिन जो आउट परफॉर्मर्स है ना आखिरी 10 मिनट में देख लेते हैं। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सन फार्मा, HCL टेक, इंडियन ऑयल पर ठीक रुझान देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डीज, भारती इन्फ्राटेल, टाटा स्टील, HDFC लिमिटेड, ये काउंटर्स रहे हैं जहां पर मूव है। ITC भी इनफैक्ट अपना जो 52 वीक हाई है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है और HUL को भी हमने देखा, ये भी करीब आधे % ऊपर। आज हमने इनफैक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल पर भी अच्छा मूव देखा था क्योंकि इनके कई प्रोडक्ट्स हैं जो अब GST का जो नया रिवाइज स्ट्रक्चर आया है उसमें निचले स्लैब में स्लिप हुए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर नज़र रखी जा सकती है। इसमें HUL और ITC, इस पर कोई सब्सटेंशियल अपसाइड इन द वेक ऑफ बेटर मॉनसून और साथ ही GST एक्सपेक्ट करनी चाहिए आशीष, या फैक्टर्ड इन है ये? देखिए काफ़ी तो ज़रूर फैक्टर्ड इन है, बट क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को हमेशा इस सेक्टर में एक प्रेजेंस चाहिए। डिस्कसिंग विद कपल ऑफ फंड मैनेजर्स, अभी भी कितने ही ऐसे फंड हैं जो 15 से 20% कैश पे बैठे हैं और उनको मालूम है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलते ही दे हैव टू गेट एंट्री इनटू सच सेक्टर्स। सो वो बेनिफिट जरूर मिलता रहेगा। इस समय जरूर वैल्यूएशन अपर बैंड में है, मीर कोई डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव ही हो रही है FMCG के लिए और ऐसा लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में एक बड़ा मूव आ सकता है अर्निंग्स में। तो उस हिसाब से मुझे ITC एक सेफ प्ले लगता है। एक HPCL और ONGC भी आप देख लीजिए हेमंत,
क्या ONGC का बेस यहाँ पर है या फिर 10 रुपये नीचे है, यानी कि 160 पे है? और दूसरा HPCL, ये हालांकि GST को लेकर भी सरकार घिरी हुई है और पूरी तरह से एग्जीक्यूट करवाना चाहती है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो सरकार करना चाहेगी कंसोलिडेशन, वो इन्हीं दोनों कंपनीज का करना चाहेगी, HPCL और ONGC का। दोनों में कुछ पोजीशंस हैं तो एक्सपायरी तक भी रख सकते हैं, बताइए कुछ है? देखिए मेरे हिसाब से दोनों में से HPCL ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और अगर आप HPCL किसी तरह से अगर 550 क्रॉस कर जाता है तो एक बहुत अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है 530 के आसपास। अगर 550 के ऊपर ट्रेड करता है तो नेक्स्ट लेवल 575 का ही होगा सीधा। तो बहुत ध्यान रखें स्टॉक का, अगर 550 के ऊपर कल ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो इट्स अ बिग बाय। ONGC मैं नहीं टच करने की सलाह दूंगा बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से बेस के आसपास है 160 162, बट बहुत अच्छा रनअप नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर आप देखें हर नीचे लेवल पे कॉल राइटर जुड़ता ही जा रहा है। अब 170 पे भी आज कॉल राइटर्स जोड़ रहे हैं, तो मैं अवॉइड करूंगा ONGC को। HPCL इज अ मच बेटर बेट, अबव 550 इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय। ठीक है, इसके अलावा एक दो शेयर और देख लेते हैं। क्या ये पावर स्पेस में कोई एक शेयर लेके जाया जा सकता है? हेमंत, आपने कोई डाटा देखा अभी इनमें जो रिसेंट बाय आया है? टाटा पावर है, अदानी है, NTPC अब तो हरे निशान में आ गया, पहले लाल में था, क्योंकि सभी फ्यूचर्स भी अवेलेबल है सभी के। देखिए मेरे हिसाब से मैं एक्चुअली पिछले 15 मिनट से जो डेटा देख पाया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बात हो रही है RAC की, लेकिन ज्यादा एडिशन PFC में नजर आ रहा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। और ये RAC और PFC में एक चीज अच्छी क्या कि बहुत करेक्ट हुए हैं दोनों, बहुत निचले स्तरों से वापस ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से PFC शुड बी यूज्ड एज अ BTST ऑप्शन। मुझे लगता है कल 135 136 तक का एक टारगेट मिल सकता है इसमें, और इसमें आपको स्टॉप लॉस भी बहुत टाइट रखने की जरूरत है 128 का। मुझे नहीं लगता अब इतनी आसानी से 128 के नीचे जाएगा, तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, बट माय प्रेफरेंस वुड बी PFC, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है अभी। बिल्कुल, चलिए इस बीच 46 पॉइंट नीचे निफ्टी 9623 पर है और सेंसेक्स 31,100 पर ऑलमोस्ट 160 पॉइंट नीचे बंद होने की तैयारी में। निफ्टी बैंक 1% नीचे यानी 213 अंकों की गिरावट यहाँ पर, और 23,476 के आसपास ये इस समय ट्रेड करते हुए। और निफ्टी मिड कैप 100 को अगर आप देखें, ये भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ 109 पॉइंट नीचे। ये तो अब क्लोजिंग में आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं इनफैक्ट। और IT एक अकेला ऐसा इंडेक्स है जहां पर आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसके अलावा और फार्मा में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा जो सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली आज कमज़ोरी का रहा है। और जो मार्केट की ब्रेथ है वो भी तो बढ़ी हुई विक्स, कमज़ोर मार्केट की ब्रेथ, और उसके बीच बार बार 9600 का टेस्ट होना, ये डेफिनेटली। अब कल का जो मार्केट है, हेमंत जो बता रहे थे कि कल की जो क्लोजिंग है वो भी अगर इसी ट्रेंड पर आती है ना, तो ये डेफिनेटली बहुत मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनका छोटी अवधि का कन्विक्शन टेस्ट कर सकता है, और वही आई थिंक स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, इस बीच आज बाजार बंद होने के बाद रिलायंस कैपिटल की एक कॉन्फ्रेंस होगी, क्या इसको लेके जाएं? सुमित, एक बार आप देखिए इसके चार्ट, क्या रिलायंस कैपिटल को BTST करके जाएं, रख लें? जिन पे रिलायंस कैपिटल ने पिछले 5 दिनों में लोअर लेवल से तेजी दिखाई है, इसके अंदर कन्विंसिंग मूव आने के लिए अब 600 के लेवल्स टूटने जरूरी है। बट फिलहाल ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि ऊपरी मूव हमको देखने को मिल सकता है। आई थिंक एक 580 के आसपास का, या टू बी वेरी प्रिसाइज 575 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें रिलायंस कैपिटल के अंदर, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस भी बाई होल्ड करें और फ्रेश बाइंग भी करें। 600 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो रिलायंस कैपिटल के अंदर हमें 625 से 630 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं 2 से 4 दिनों के अंदर। प्रेजेंट लेवल्स पे 575 के एसएल से बाइंग बन रही है। ठीक है, इसके अलावा एक दो शेयर आप FMCG से कुछ बताना चाहेंगे? डाबर है, मैरिको है, इन दोनों में से छोटे में FMCG में से जो BTST किए जा सकते हैं? यस, डाबर अच्छा लग रहा है डिम्पी। डाबर के अंदर हमने बाय कॉल इनिशिएट किया हुआ अभी, और आज ऐसा लगता है कि डाबर के अंदर तेजी का मूव दिख रहा है, वो ये एक्सटेंड होगा और ऊपर में इमीडिएटली 290 का लेवल्स टूटते ही हमें 300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी 284 के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है। 4 से 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, 290 और 300 इसके इमीडिएट टारगेट होंगे। ठीक है, इसके अलावा आज मदरसन सुमी और एक और बड़ा शेयर जो ऑटो एंसिलरी में भारत गियर्स, इन दोनों के अंदर एक अच्छा मूव आते हुए दिखा। हालांकि आज शाम में तो हमको देखा पावर कंपनीज ने काफ़ी हद तक एक मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश की है। REC पे और PFC दोनों पे ज़्यादा ध्यान रखें, PFC का डाटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फटाफट से देख लेते हैं आज बाजार पूरा दिन भर में कैसे ट्रेड करता हुआ दिखा।
आज लास्ट के आधे घंटे का अगर आप कुल मिला के बाजार देखेंगे तो वही एक ऐसा ही सेगमेंट था जहां बाजार के अंदर ये कोशिश होती हुई दिखी कि हमको 9600 को बचाना है। इसमें पहले तो 9600 को तोड़ने के अटैम्प्ट ज़्यादा दिख रही थी। खैर, अब आप देखिए एक और चीज़, मार्केट के अंदर आज 9600 अगर बच जाए और अगर आपको ग्लोबल संकेत ठीक मिल जाए और उसके ऊपर अगर बाजार कल तेज़ खुल जाए तो शायद फिर आप फिर से कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। लेकिन आज हौजरी वाले शेयर चले, लक्स, पेज इंडस्ट्रीज, रूपा, सभी शेयर्स थे। कुछ जीएसटी के जो 66 प्रोडक्ट ऐसे आए थे जिनका डाउनवर्ड रिवीजन किया गया टैक्स के, उनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। टेलीकॉम में आज थोड़ा बहुत मोमेंटम था। इसके अंदर आपको दिखा आज वेल्सपन ग्रुप के दोनों ही शेयर, वेल्सपन कॉर्प और वेल्सपन एंटरप्राइजेस अच्छे चले। 12% वेल्सपन एंटरप्राइजेस ये ऊपर आके चलते हुए दिख रहे। और आज ऑन मोबाइल ग्लोबल के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए दिखा। इसके अलावा फार्मा में सन फार्मा आज बचाता हुआ दिखा। बायोकॉन के अंदर करीब 1.5% तक की मजबूती है। छोटी फार्मा वाली कंपनीज जैसे कि ग्यूफिक बायो, ये करीब 6% ऊपर, तो एक्चुअली तो 2-3 दिन से चल रहा है ग्यूफिक बायो, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स पे भी जीएसटी का पॉजिटिव असर ही आया और यहाँ पे शेयर्स आज चलते हुए दिखे। वेस्टको से लेके रुचिरा पेपर सभी आज 2 से 3% की मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे। पावर शेयर्स के अंदर एकाएक का जो मंत्री जी ने बोला पीयूष गोयल ने, उसके बाद से तेजी आने लगी। खासकर जो निजी पावर कंपनीज है उसके अंदर अच्छा मोमेंटम दिखा। हालांकि प्रॉब्लम जस की तस है, लेकिन फिर भी मंत्री जी का बयान काफ़ी उत्साहजनक था कि देश में पावर सरप्लस हो जाएगा। कई राज्य तो ऐसे हो भी चुके हैं। इंडिया बुल्स ग्रुप ने अच्छा रिटर्न दिया, ये रथ आज भी इनका चल रहा है। इंडिया बुल रियल एस्टेट 2.5% ऊपर और इसके अलावा इंडिया बुल हाउसिंग के अंदर ज़्यादातर एनालिस्ट का कन्विक्शन बैठ रहा है कि अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस में लेना है तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को जोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा अंसल एपीआई, ये छोटा अफोर्डेबल हाउसिंग का प्ले है जो कई दिनों से चल रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज है, अशोका बिल्डकॉन ये 3% ऊपर, एनसीसी जीएमआर इंफ्रा ये 3 से 4% ऊपर है। हालांकि इन सभी के अंदर रुक रुक के खरीदारी आती है। 3 दिन अच्छा चलते, 2 दिन रुक भी जाते हैं। लेकिन आज आईटी ने बाजार को अच्छा संभाला। मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फोसिस ने आज जो बढ़त दिखाई ये आज काफ़ी बाजार की हेल्प कर गई। परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा और फर्स्ट सोर्स ये कुछ एक और शेयर्स थे आज चले। आज जब वित्त मंत्री बोल रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकारी बैंक और बैंक निफ्टी बाजार को उस समय तेज कर देगी, उस समय ज़रूरत भी थी। लेकिन नेताजी ने जो भी बोला उससे बाजार को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया और एनपीओस को लेकर बड़ा रोड मैप नहीं दिखा, सिर्फ एक सरकारी बयान भर जैसे रह गए। इसलिए आज सरकारी बैंक आज कमज़ोर होते हुए दिखे। ज़्यादातर सरकारी बैंकों में आज कमज़ोरी थी। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की सरकार बात कर रही है, 40% से 60 हो जाएगी। आज शुगर के जो कैश वाले शेयर हैं वो चले, फ्यूचर वाला शेयर बलरामपुर चीनी नहीं चला। ये कमजोरी अब दिखने लग गई है बलरामपुर चीनी में जब से फ्यूचर्स में आया है। निफ्टी की आज की क्लोजिंग 9600 के ऊपर 51 अंकों के नुकसान के साथ हुई है और सेंसेक्स आज 31,000 को बचा गया। कमजोर बचा तो गया, लेकिन अब देखिए सेंटिमेंट कमजोर ही रहा है मार्केट का आज। जैसे हमने कहा कि आप हर एक पैमाने पर देखिए तो एक तो जो सेंटिमेंट था इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ वो कमज़ोर रहा। हमने वॉल्टिलिटी में इजाफा होते देखा। एडजस्टेड क्लोजिंग देखेंगे, लेकिन ये निफ्टी ने टेस्ट भी किया 9600 के नीचे का लेवल एंड लुक एट द एडवांस डिक्लाइन। इसे अगर आप देखें तो ये डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर एक बढ़त वाले काउंटर के सामने 2 नुकसान में रहे। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप आशीष, जिस तरह की क्लोजिंग आई? देखिए, क्लियरली इस समय समझ में आ रहा है कि मार्केट पीसेस में अपने आप को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा है। कोई एक तरफ रुझान नहीं है। जैसे आपने बोला कि अगर थोड़ा सा भी अगर कल ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार थोड़ा जो गिरावट का माहौल बना है वो थमता हुआ मिलेगा। लेकिन ऑन रिस्क ऑफ बिंग रेपिटेटिव में जहाँ किसी एक न्यूज़ की वजह से ज़्यादा मार पड़ती है और वहाँ पर आपको ज़रूर एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। वो मुझे आज पीएसयू में दिख रही है, आप वहाँ ध्यान दीजिए। ऐसे आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर्स रोज मिलते ही रहेंगे। हेमंत, आपको कैसे दिखी आज की क्लोजिंग? और अभी तक का जो भी डाटा आप पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, हमने ग्लोबल भी दिखाया, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कल हम 9580 की तरफ ज़्यादा जाएंगे या फिर 9700 की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है? देखिए, मेरे हिसाब से मेरे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा बैंक निफ्टी को देख के, क्योंकि बैंक निफ्टी 23,500 के नीचे बंद आया है, जो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से नेगेटिविटी है। लेकिन निफ्टी की जहां तक बात रह गई, 9580 आई थिंक विल बी टेस्टेड टुमारो। जिस तरह से क्लोजिंग हुई है, एक बार हो सकता है 9580 हमें कल टेस्ट करना पड़े।
और वहां पे मेरे ख्याल से सबसे अहम होगा कि रिबाउंड करके वापस क्या 96 के ऊपर बंद कर पाता है, क्योंकि अगर कल 9580 टेस्ट करके वापस 9630 जो मेरा बहुत अहम लेवल है उसके ऊपर बंद कर पाता है तो मार्केट उसी रेंज में ही है, मार्केट रेंज वायलेट नहीं कर पाई है। लेकिन बहुत क्लियर इंडिकेशन कल बैंक निफ्टी से हमें मिल जाएगा मेरे हिसाब से। अगर बैंक निफ्टी कल वापस से 23600 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो मेरे ख्याल से निफ्टी विल बी सेव्ड, अदरवाइज मेरे हिसाब से 9550 9580 कल ही टेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। खैर चलिए, अभी एडजस्टेड क्लोजिंग आई नहीं है, मैं देख रहा था एडजस्टेड कहाँ थी क्लोजिंग, लेकिन हाँ ये ऑब्वियसली सेंसिटिविटी तो है 9600 के लेवल को लेकर मार्केट की। सुमित, क्विकली आप आज की क्लोजिंग के आधार पर कोई कल के लिए स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे वेरी क्विकली? मेरे अभी तक बाइंग में ही रहना चाहिए, जब तक मार्केट्स में कोई कन्विंसिंग सेल ऑफ देखने को नहीं मिलता है तब तक सेल पोजीशन नहीं लगानी चाहिए। 9580 स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। ऊपर में इमीडिएटली जैसे ही अगर आज के हाई टूटते हैं 9650 तो हमें 9700 की तरफ निफ्टी जाते हुए देखने को मिलेगी। 9580 के एसएल से निफ्टी में बाइंग में रहना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सुमित। साथी हेमंत आपका भी शुक्रिया, और आशीष आपका भी शुक्रिया, साथी हरी आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अंतिम बाजी में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है मिहिर, बैंक निफ्टी जब ऑल टाइम हाई था ना तब निफ्टी को एंजॉय भी कर रहा था और वो ऊपर भी टिका हुआ था। ये बात बिल्कुल ठीक है हेमंत की कि बैंक निफ्टी ने अगर चलना बंद कर दिया ना तो आप रोज सिर्फ यही कैलकुलेट कर देंगे आज ये बच गया, नहीं चलेगा। हाँ, आपका 1/4 इंडेक्स नहीं चलेगा, आपका 1/4 हिस्सा टूट जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कल बैंक निफ्टी में थोड़ी सा अनुभूति आ जाए, थोड़ा बहुत प्लस आ जाए तो आपको फिर निफ्टी की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।